Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. This is the second part of the first chapter of class 11th book, and all those topics which were left we are going to discuss in this video. But before I would like to say कि अगर जिसको भी मेरे ये हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ @polypsychology. तो इस वाले आईडी पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं. आई विल सेंड यू द फ्री पीडीएफ ऑफ दीज हैंड रिटन नोट्स. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. इस टॉपिक के अंडर में हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत हमारे इंडिया में हुई और कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, कौन कौन से लोगों के कंट्रीब्यूशन रहे. तो पहला जो मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी हम समझते हैं, मॉडर्न एरा में इंडियन साइकोलॉजी को जो दर्जा दिया गया वो शुरुआत होता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से. रिमेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नहीं, स्टिल इट हैड कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी. तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की उन्होंने पहला सिलेबस बनाया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का. उसके बाद पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बना 1915 में. इन द ईयर ऑफ 1915 इंडिया में पहला साइकोलॉजिकल लैब बना था. उसके बाद जो फिलॉसफी के डिपार्टमेंट के अंडर में रह करके साइकोलॉजी का डेवलपमेंट शुरुआत हुआ था, उस चीज़ को सुधारने के लिए पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी अलग से कंस्ट्रक्ट किया गया इन द ईयर ऑफ 1916, और ये भी 1916 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही किया गया. उसके बाद कुछ सालों बाद अप्लाइड साइकोलॉजी की भी डिपार्टमेंट बनाई गई इन द ईयर ऑफ 1938. रिमेंबर, अप्लाइड साइकोलॉजी की भी बनाई गई और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की भी बनाई गई. तो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डॉक्टर एन सेनगुप्ता बोल के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. ये ट्रेनिंग लेके आए थे यूएसए से और ये एक्सपर्ट थे, एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन से पढ़ के आए थे, जो कि इंस्पायर्ड बाय वुंड है, विल्हेम वुंड, जिन्होंने कि पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाया था लिप्जिग में, जर्मनी में 1879 में. तो वो उनका थियरीज पढ़ के आए थे एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में यूएसए से. इसलिए मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डॉक्टर एन सेनगुप्ता का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. नेक्स्ट नेम हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी बोस का है. ये ट्रेन थे फ्रॉइडन साइको एनालिसिस में और इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन का निर्माण किया था और इन्होंने भी काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं. इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स फिर धीरे धीरे होने लगे पूरे इंडिया भर में, जैसे टीचिंग और रिसर्च में जिसका मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक था साइकोलॉजी. स्टडी ऑफ साइकोलॉजी के अंडर में ही कई सारे टीचिंग्स होने लगे, रिसर्च होने लगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना है. ऐसी जगह पर रिसर्चेस होने लगे. मतलब जो अवेयरनेस था इस सब्जेक्ट को लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा. भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का कैपिटल है, भुवनेश्वर के उत्कल यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को भी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस माना गया है एज इट इज़ सपोर्टेड बाय द यूजीसी. और उसके बाद अभी के दौर में अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के जो कोर्सेस हैं, नाउ इट इज़ ऑफर्ड बाय अबाउट 70 यूनिवर्सिटीज़. तो पूरे देश भर में 70 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो साइकोलॉजी का कोर्सेस ऑफर करते हैं. तो इससे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा ये, भले ये मॉडर्न साइंस है लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले समय में. नेक्स्ट आते हैं दुर्गानंद सिन्हा. इन द ईयर ऑफ 1986 इनका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि दुर्गानंद सिन्हा ने 1986 में अपना एक बुक पब्लिश किया था विच इज़ साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस. ये बुक जो है उन्होंने 1986 में पब्लिश किया था और ये बुक उनका समझाने की कोशिश करता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इन इंडिया. इनके बुक में डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और इसको सोशल साइंस माना गया है. मतलब कि सोशल साइंस के अंडर में इन्होंने साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश की है, वो भी 4 फेज़ में. पहला फेज़ में ये बताते हैं कि पहला फेज़ हमारे इंडिया में था इंडिपेंडेंस तक, जहाँ पर कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिटिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च का शुरुआत हुआ, जो कि दिखाता है कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन्हीं सारे चीज़ों से ही साइकोलॉजी आगे बढ़ा था. तो हमारे इंडिया में भी वो चीज़ तब शुरू हो रहा था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था. सेकेंड फेज़ आता है 1960s तक. इसे हम एक्सपेंशन फेज़ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की एक डिज़ायर थी कि कैसे वो अपने
इंडियन ट्रेडिशन में, अपनी इंडियन कल्चर सेटिंग में वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल थियोरीज को अप्लाई कर सकें और हमारे इंडियन सोच के हिसाब से वो बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव कर सकें या इंडियन सेटिंग में थियोरीज को समझने की कोशिश करें। इसलिए यहाँ पर एक सारे साइकोलॉजिस्ट के अंदर में एक चाहत थी कि अपना इंडियन ट्रेडिशन अलग से बनाने का। नो डाउट थियोरीज वही थे, वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर्ड थे। थर्ड फेज आता है 1960s के बाद का, जो कि पोस्ट 1960s है। यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च फेज था। यहाँ पर प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो भी रिसर्च थे वो उसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। लास्ट फेज है फोर्थ फेज, जो कि लेट 1970s में हम देखते हैं। यहाँ पर इससे हम इंडिजिनाइजेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इंडिजिनस तरीके से रिसर्च करते हैं और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इंडियंस लोग इंडियन तरीके से थियोरीज को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि साइकोलॉजी के अंडर में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। हमें लगता है कि साइकोलॉजी सिर्फ एक ही चीज़ को समझता है या पढ़ता है या ट्रीट करता है, रिलेट करता है। जैसे कि कईयों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट हैं तो ओके वो सिर्फ पेशेंट्स के साथ डील करते होंगे, या बहुत लोग बहुत कुछ गलत भी कह देते हैं कि आप सिर्फ मेंटली रिटार्डेड लोगों को देखते हो या ऐसे कुछ। लेकिन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के अंडर में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसका पहला हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द मेंटल प्रोसेसेस है, मतलब कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसका जो मेन टॉपिक है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझता है। मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस हम किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को अटेंशन देते हैं, कुछ परसेप्शन करते हैं। परसेप्शन का मतलब है कि अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को परसीव करना, मतलब समझना। कोई भी आपको कुछ भी ला के दे रहा है तो आप कैसे उसे इंटरप्रेट करते हो, उसे परसेप्शन कहते हैं। मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज एज वेल, ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में करते हैं, सीखते हैं, उसे रिट्रीव करके वापस से प्रोड्यूस करते हैं इन्फॉर्मेशन को। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। और ये सब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, ये एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट से इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं लैब सेटिंग्स में। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैब विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एज वेल। सेकेंड इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा होगा, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर की स्टडी होता है रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम, कि कैसे आपका बिहेवियर इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। यहाँ पर मेजर जो स्टडी का पार्ट है वो है ब्रेन कैसा काम करता है, बाकी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम अंदर से कैसा है, आपकी जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस कैसी हैं, क्योंकि उसके वजह से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, फिजिकल सेटिंग भी इन्फ्लुएंस होता है, फिजिकल सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है जेनेटिक्स के वजह से। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली कोलैब करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट और कई बार एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ भी। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर में एक वर्ड आता है न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ रिसर्च जहाँ पर कि साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरो साइंटिस्ट्स एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में वो पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से इंसान का बिहेवियर है चेंजेस होता है, बिहेवियर में चेंजेस होता है, कई सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो इसे समझने के लिए जो भी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है वो रिसर्च करते हैं, नॉर्मल लोगों पे भी करते हैं और कई बार ऐसे लोगों पे करते हैं जिनका कोई ब्रेन डैमेज है। और ये टेस्ट और ये रिसर्च वो किस मेथड से करते हैं? आजकल का बहुत मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं जिसकी मदद से कि आप बहुत सारा रिसर्च काफ़ी इजी हो गया है, जैसे प्रोसेस ऑफ ईईजी, पीईटी, एमआरआई, ये सब का इस्तेमाल करके न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और सारे रिजल्ट्स को चेक करते हैं और उन्हें डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं लोगों का ज़िंदगी सुधारने के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ट्राइज टू स्टडी द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो कि एक पर्सन के थ्रू आउट द लाइफ होता है, ओवर अ लाइफ स्पैन होता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, मतलब उसके थ्रू आउट लाइफ में क्या क्या वो चेंजेस हुए हैं। फिजिकल मतलब बॉडली चेंजेस, सोशल में कैसे उसका इंटरेक्शंस चेंजेस हो गए, और साइकोलॉजिकल मतलब उसके मन में क्या क्या बातें जो है चेंज हो गई, उसका एटीट्यूड कौन से चीज़ों के प्रति चेंजेस दिखने को मिला। तो वो सारी चीज़ें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये इस फील्ड के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोलैब करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे सोशल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है इंसान के बिहेवियर के ऊपर, कैसे सोशल सेटिंग्स
हमें हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो भी सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट होता है जैसे कि एटीट्यूड को समझना, कि एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, कन्फॉर्मिटी, आप कितने हद तक लोगों के साथ जाते हो या कितने हद तक अपना मत रखते हो या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप क्यों एक अथॉरिटी के सामने ओबीडियंस देते हो, प्रेजुडिस, इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस एट्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों की वजह से या लोग उस चीज़ को, सोशल सेटिंग इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, रोल ऑफ कल्चर को देखा गया है, रोल ऑफ कल्चर को इम्पॉर्टेंस दिया गया और ये मेन टॉपिक ऑफ स्टडी है, उनका मेन थीम ऑफ स्टडी है कि कल्चर का रोल क्या है ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस में। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इट ट्राइज टू स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, डिजास्टर्स विथ द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कैसे ये सारी चीज़ों के इंट्रैक्शंस की वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है, कैसा वर्क प्लेस का फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो हमारे हेल्थ को, इमोशनल स्टेट को, इंटरपर्सनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। और कई सारे फिनोमिनन दिए गए हैं बुक में जैसे कि पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारी चेंजेस की वजह से इंसान के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी। Here it studies the role of psychological factors in the development, prevention and treatment of illness। मतलब कि आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसा है उसके ही हिसाब से आपको सपोज कोई भी इलनेस हो गई है, लेकिन अगर आप अंदर से ठीक नहीं होना चाहते तो आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कई बार ऐसे बोलते हैं कि अगर पेशेंट के साथ है तो उनको पॉजिटिव चीज़ें बताइए, उनको अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उनको खुश रखिए, क्योंकि वो अंदर से जल्दी हील हो जाते हैं। तो जैसे कि सबसे बड़ा जो मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है वो तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी। ऐसे वक्त के दौरान अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, आपको कोई अगर फिजिकल इलनेस हो गई है तो आपका ठीक हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल नहीं भी होने से आपको काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है वापस से हील होने के लिए। सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि कैसा एक स्ट्रेस है पर्सन का, कैसा कोपिंग स्टाइल है, एक्चुअली स्ट्रेस के दौरान कैसा कोपिंग स्टाइल है, कोपिंग एबिलिटीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं। ये सारी चीज़ें एनहांस करती है हेल्थ को क्योंकि, और इंसान के वेलबींग को। दैट्स व्हाई हेल्थ साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन दिस एरिया। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये जो है ये ब्रांच एंटायरली डील करता है कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा और उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल काफ़ी, मतलब रोल और एरिया ऑफ स्टडी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे काउंसलिंग में आप एवरीडे फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए काउंसलर्स काम करते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स के साथ काउंसलर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और वो यूजुअली लेस सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, जो कि है इमोशनल प्रॉब्लम्स या आपके कुछ मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स के साथ काउंसलर्स डील करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास साइकोलॉजिकल की जो डिग्री होती है उसके साथ साथ बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग के साथ वो आते हैं, वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। तो उनकी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। नो डाउट दोनों ही, उनका भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी काम है कि लोगों को काउंसलिंग करना, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स देखते हैं। और साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं, साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों अलग हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो है उनके पास डिग्री होती है साइकोलॉजी की, इंटेंसिव ट्रेनिंग भी होता है, लेकिन उनके पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं होती। साइकाइट्रिस्ट के पास एक मेडिकल डिग्री होती है और उनके पास ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। इसलिए एक साइकाइट्रिस्ट ही है जो मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर मेडिकेशंस काम नहीं करता तभी ही पेशेंट को इलेक्ट्रोशॉक दिया जाता है, नहीं तो ये शॉक वॉक कुछ भी नहीं दिया जाता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना काउंसलर्स कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकते हैं तो वो ज़रूर ही साइकाइट्रिस्ट ही होंगे जो मेडिकेशंस दे सकते हैं, आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और शॉक्स दे सकते हैं। और वो भी अगर जब मेडिसिन काम नहीं करता तभी दिया जाता है, और ये काफ़ी माइल्ड शॉक्स होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा शॉक दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो आपको ठीक करने के लिए ही ये सब करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नाउ दिस एरिया डील्स विद द वर्क प्लेस बिहेवियर। कैसे एक पर्सन वर्क सेटिंग में बिहेवियर करता है, पर्सन ही नहीं, उनका पूरा एंटायर ग्रुप, उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, वो कैसा रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस में, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में समझने की कोशिश की गई है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एरिया फोकस करता है वर्कर्स और उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. एंड द बैकग्राउंड ऑफ this branch includes training in cognitive and social psychology. Next is educational psychology. यहाँ पर basically देखा जाता है और पढ़ते हैं कि कैसे people of all ages how they learn. इसी के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ लर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के कंसर्न में है, फोकस में है. नाउ दीज साइकोलॉजिस्ट यूजुअली दे डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स टू ट्रेन पीपल इन एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग्स. और इनका रिसर्च टॉपिक्स जो होता है, जो भी रिसर्च करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, वो इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, काउंसलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स. इसी के अंडर में ही एक सिमिलर है स्कूल साइकोलॉजी, जो एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ सिमिलर ही है. स्कूल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम कि कैसे बच्चों के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को प्रमोट किया जाए, उनके सोशल एबिलिटीज़ को प्रमोट किया जाए, उनके इंटरेक्शंस को इम्प्रूव किया जाए, इमोशनल डेवलपमेंट हो बच्चों का. और ये एक बच्चों के साथ काम करते हैं, साथ साथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ भी काम करते हैं. नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काम करता है. जैसे कि वो स्पोर्ट्स पर्सन्स की मोटिवेशन को एनहांस करते हैं. जो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम है कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो पर्सन का मोटिवेशन को बढ़ाएं. और ये एक बहुत ही रिलेटिवली न्यू फील्ड है, काफ़ी नई फील्ड है, एंड धीरे धीरे उसको वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस गेन हो रहा है. लास्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस अभी इमर्ज हो रहे हैं साइकोलॉजी के, न्यू न्यू, जैसे एविएशन में, स्पेस एंड टेक में, मिलिट्री, फोरेंसिक, रूरल. तो काफ़ी सारे नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि जहाँ पर लोग हैं और जहाँ पर वो इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी सेटिंग है, वहाँ पर साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन, और ये एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है जहाँ पर कि डे टू डे लाइफ में हमारा बिहेवियर पर्सन टू पर्सन के साथ डिफ़र होता है. हम एक पर्सन के साथ अलग बिहेव करते हैं, दूसरे के साथ एक वर्क सेटिंग में अलग. तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी इंटरेस्ट करती हैं. इसलिए साइकोलॉजी के अंडर में कई सारी ब्रांचेस हैं. साइकोलॉजी के कुछ थीम्स हैं, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, की कैसे रिसर्च एंड एप्लीकेशन करने से पहले कुछ थीम्स हैं जिसके अंडर में हमें जो भी रिसर्च एंड एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके अंडर में ही हमें काम करना होता है. पहला थीम बताता है कि साइकोलॉजी भी बाकी साइंसेस की तरह इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो मतलब कुछ प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं जो कि कॉमन है बिहेवियर का, मेंटल प्रोसेस का. और जो भी रिसर्चर्स हैं वो कैसे करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ये एक नेचुरल साइंस भी है, इसी के लिए कहा गया, क्योंकि फुल एकदम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही सारा चीज़ रिसर्च एप्लीकेशन कैरी आउट किया जाता है. इसलिए इसे नेचुरल साइंस का भी दर्जा दिया गया है और सोशल साइंस का भी. तो बाकी साइंटिस्ट की तरह, बाकी अलग रिसर्चर्स की तरह, सब्जेक्ट के रिसर्चर्स की तरह ये भी अपना डेवलप करते हैं प्रिंसिपल्स और थियरीज बनाते हैं. दूसरा थीम है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट. दूसरा थीम में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है पर्सन का खुद का एट्रीब्यूट या पर्सनालिटी, और साथ में उसका सोशल सेटिंग या फिर एनवायरनमेंट. तो कर्ट लेविन के नामक एक व्यक्ति ने प्रपोज किया था ये फेमस इक्वेशन, जो कि कहता है B इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ पर्सन्स एट्रीब्यूट्स एंड द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट थीम सजेस्ट कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड. तो कोई भी अगर बिहेवियर कुछ भी हो रहा है ह्यूमन बीइंग का, तो यूजुअली इट इज़ कॉज्ड बाय सम और द अदर स्टिमुलस. एंड दिस कॉज इज़ नॉट अ सिंगल कॉज, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं. अगर कोई पर्सन किसी सिचुएशन में अलग से रिएक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि उसका मन ख़राब हो, पहले से उसने किसी के साथ झगड़ा की हो, या फिर उसको उस जगह का वेदर अच्छा नहीं लग रहा हो. बहुत गर्मी में हम अक्सर चिड़चिड़ होते हैं, हमें गुस्सा आता है, कोई भी कुछ बोल दे. तो ऐसे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं. सपोज आप एक बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में चले गए और वहाँ पे आपको सांस नहीं आ रही है, तो ऑफकोर्स इरिटेशन आएगा. तो अगर भी आप अच्छे भले इंसान हैं तो भी आपको इरिटेशन आने लगा. इसी के लिए कहा गया है कि ह्यूमन बिहेवियर का मल्टीपल कॉजेज है, आप यूं ही एक ऐसा बिहेवियर शो अप नहीं कर देते. नेक्स्ट फोर्थ थीम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड. ये हर जगह आप देखेंगे, अभी आगे आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कोई भी फिनोमिनन क्यों ना हो, कल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है हर एक टाइप ऑफ बिहेवियर में, बिहेवियर फिनोमिनन में. तो इट सजेस्ट दैट ओनली. लास्ट थीम फिफ्थ इज ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. तो ये बताता है कि क्यों साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो इस चीज़ों में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं
हम थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसी के लिए वो प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है ताकि उसे एप्लीकेशन में लाया जा सके। अच्छे अच्छे प्रिंसिपल पर इसी के लिए रिसर्च किया जाता है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को, जो भी मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, जो भी गलत बिहेवियर्स हैं, हम उन्हें मॉडिफाई कर सकें और ह्यूमन्स की लाइफ को और भी ज़्यादा सुधार सकें। Now what is the difference between basic and applied psychology? Basic psychology में हम देखते हैं कि वो सारी theories और principles आते हैं which forms the basis of application of psychology। मतलब applied psychology समझने के लिए basic psychology का knowledge बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका बेस क्लियर होगा। तो बेसिक साइकोलॉजी में जनरली वो टॉपिक्स आते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सारी बेसिक साइकोलॉजीज़ हैं। और अप्लाइड साइकोलॉजी जो है ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर कि हम ये थियोरीज और प्रिंसिपल्स जो डिराइव किए गए हैं रिसर्च करके उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रियल सेटिंग्स में, रियल लाइफ सिचुएशंस में हम उन थियोरीज का यूज़ करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। तो कैसे साइकोलॉजी बाकी सारे अदर डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ा हुआ है, हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत ऑलरेडी मैं बता दी हूँ कि फ़िलासफ़ी से हुई है। फ़िलासफ़ी के अंडर से ही साइकोलॉजी एक अलग सा सब्जेक्ट बन करके आया, तो ऑफकोर्स फ़िलासफ़ी में उसके रोल होंगे ही। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन। बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजी के स्टडी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे जेनेटिक्स के बारे में हमने देखा, जेनेटिक्स बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मेडिकल का इम्यून सिस्टम, ये सब मेडिसिन के अंडर ही तो आएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसमें भी साइकोलॉजी का रोल है। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल साइंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए कि हमें नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि पावर है, अथॉरिटी है, ऐसा क्यों है, वोटिंग बिहेवियर इंसान का ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज ज़रूरी है। सोशियोलॉजी में तो ऑफ कोर्स सोशल सेटिंग्स के बारे में पढ़ाया गया है, तो साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस भी माना गया है, तो इसी के लिए लोगों का रोल तो होगा ही बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूरो साइंटिस्ट और ये न्यूरो साइकोलॉजी के लोग भी कंप्यूटर साइंस से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो माइंड को समझने की कोशिश करते हैं एंड दे कंसिडर कंप्यूटर्स एज माइंड ओनली, क्योंकि कंप्यूटर भी वही चीज़ें करता है जो हमारे ह्यूमन माइंड करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म करना, रिट्रीव करना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में भी साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल के माइंड को समझने की कोशिश करेंगे, उसने क्यों किया वो क्राइम, कब किया, क्या वो उस वक्त अपने होश में था या नहीं था, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास आप लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक क्रिमिनल ने ऐसा क्यों किया, उसके साथ क्या हुआ होगा, उसने बचपन में कोई चीज़ देखी होगी जिससे वो प्रभावित हो गया। लॉ में भी एक पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है अपने पॉइंट को रखने के लिए, या वो कोर्ट में जाके वीक पड़ जाएगा, ये सब साइकोलॉजिस्ट का काम है। मास कम्युनिकेशन, मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसी के लिए मीडिया में हमेशा से पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए, जो चीज़ रेलेवेंट है वही चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम मीडिया की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और वैसा ही एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। तो इसे तो एक माना ही गया है कि ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, क्योंकि आजकल म्यूज़िक थेरेपीज़ भी होने लग गए हैं लोगों को ठीक करने के लिए। अगर किसी को कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, फिजिकल एलिमेंट है, तो म्यूज़िक थेरेपीज़ का यूज़ करके हैं कुछ बेनिफिट्स भी देखे हैं, और अभी ये बहुत फेमस भी हो रहा है, म्यूज़िक थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, और ये साइकोलॉजी के अंडर में ही आता है और रिलेटेड ही है। और फाइन आर्ट्स में हम देखते हैं कि कैसे एक पर्सन अपने आइडियाज़ को एलैबोरेट करने की कोशिश करता है थ्रू द मीडियम ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये तो ऑफकोर्स साइकोलॉजी का एक मतलब हिस्सा ही हो गया। लास्ट इज़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे तो आपको समझ ही आ रहा होगा, लेकिन फर्स्ट लेगा कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में है क्या ऐसी बात साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप अच्छी तरह सोचेंगे तो अगर आपको आर्किटेक्चर में साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पर लोग खुश रह पाएंगे, किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि ये रूम्स जो हैं बहुत अजीब हैं या इसका हाइट अजीब है। आपको ह्यूमन का माइंड को समझ के आर्किटेक्ट्स को वो सारी बिल्डिंग्स हो या घर हो या कुछ भी ऑफिस रूम ऐसे सब बनाना चाहिए। जो भी इंजीनियर्स हैं उन्हें भी इंसानों का माइंड को सोच के उनके बिहेवियर को
ध्यान में रखते हुए ये सारी जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं वो करनी चाहिए। इसी के लिए बाकी सारे डिसिप्लिन्स में भी हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, कैसे कैसे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। एक है क्लिनिकल, मैंने बताया वो क्लिनिकल सेटिंग्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं। इनका इनका काम होता है कि वही काउंसलिंग और क्लिनिकल का मोस्टली सेम है, बट जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया, क्लिनिकल वाले थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग होती है उनकी, और थोड़ा सा ज़्यादा मोर सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। काउंसलर्स हर एक सेटिंग्स में मिल जाएंगे आपको। आजकल स्कूल्स में भी ये कंपलसरी हो गया है कि एक काउंसलर होने ही होने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जगह में जाइए या प्राइवेटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी में हम देखते हैं कि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट यूजुअली रूरल और वो सारे एरियाज़ में, मतलब लोगों की जैसे कम्युनिटी लेवल में उनका डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी लेवल में वो डिप्रेस नहीं रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, वो सारी चीज़ों को काम करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल सेटिंग्स में काम करते हैं, बच्चों के बिहेवियर को, पढ़ाई में उनका जैसे मन लगा रहे, पढ़ाई में एकेडमिक सक्सेस हो, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, इंटरेक्शंस बढ़ाने के लिए, बच्चों का इमोशनल प्रॉब्लम डील करने के लिए वो सब कुछ बनाते हैं। और स्कूल साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर कि पेरेंट्स टीचर्स के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकें, बच्चों के बारे में जान सकें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लास्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, मैंने बता दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल में भी वही ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में जो भी एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनका क्या क्या बिहेवियर है, उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो उनके सारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं नहीं हैं, उनका वर्क एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट में होते हैं। लास्ट इज हम साइकोलॉजी को हर दिन लाइफ में यूज़ करते हैं, और साइकोलॉजी एक एवरीडे लाइफ का एक नॉलेज डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी डील्स विद पर्सनल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, या फिर कोई लार्जर ग्रुप ले लें, कम्युनिटी ले लें, नेशनल इंटरनेशनल, हर एक लेवल में आपको साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। सपोज़ पर्सनल इशू में आपकी खुद की लड़ाई हुई है आपके सिबलिंग से, तो ये क्या हो गया, सपोज़ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये लड़ाई हो गई, आपने कुछ प्रॉपरली कन्वे नहीं कर आप प्रॉपरली कुछ कन्वे नहीं कर पाए, उसकी वजह से फाइट हो गया, तो ये बहुत पर्सनल हो गया। फैमिली में रूटेड टू फैमिली में बताते हैं कि फैमिली के अंदर में ही अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है, फादर अपने वर्क में बिजी रहते हैं, मदर अपने वर्क में बिजी रहते हैं, बच्चे उनको फील होता है कि वी आर मतलब नॉट केयर्ड फॉर, हमें कोई केयर नहीं करता, हमें ध्यान नहीं देता, और बच्चे अपना अंदर से डिप्रेस्ड होते रहते हैं, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये एक है कि फैमिली लेवल में होता है, ग्रुप में हो सकता है, कम्युनिटी लेवल में हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से हमें खुद को समझने के लिए, बाकियों को समझने के लिए, हमारे सोशल सेटिंग में क्या चल रहा है, लोगों का कैसा कैसा मन, मतलब उनके मन में क्या बात है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप से ही बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और फिर वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने, और अगर उनसे वो चीज़ ना अचीव हो पाए या कभी कुछ अगर कम थोड़ा ऐसे हो गया तो उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है, और अंदर ही अंदर वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, इमोशनल प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है, जिससे कि तो काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ कुछ होते हैं कि वो अच्छा करके भी खुद को इतना लो समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है अपने लाइफ में, कि हमें अगर कोई अप्रिशिएट भी करे तो भी हमारा सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हो, कोई क्रिटिसाइज़ करे तो भी हम उसे उतने ही पॉजिटिवली ले सकें। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। सो दैट वाज all for this video. I hope you like it. Please don't forget to subscribe and like my video. Thank you.